गुड इवनिंग। तो करंट अफेयर में आज हम 22 दिसंबर 2025 की एक न्यूज जिसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण हाईलाइट अपने को याद करने चाहिए, देखने चाहिए। तो सबसे पहले तो न्यूजीलैंड जो है वो कहां पर है? ओसनिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया वाला महाद्वीप है। उसमें ओसनिया महाद्वीप में कौन कौन आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, उसके नीचे तस्मानिया आइलैंड, उसके नीचे न्यूजीलैंड और फिर हजारों छोटे छोटे आइलैंड। उन द्वीप को तीन भागों में बांटा जा सकता है, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, है ना, जिसमें फिजी और वो सारी चीजें आते हैं। तुवालू, सामोआ, किरिबाती, ऐसे छोटे छोटे देश हैं बहुत सारे। तो न्यूजीलैंड, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में अभी 22 दिसंबर को हुआ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो भारत के साथ में किसी भी दूसरे देशों के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सबसे जल्दी होने वाला है। मतलब मार्च 2025 से हमने बातचीत शुरू की, निगोशिएशन शुरू किया और दिसंबर 2025 में ये ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। सामान्यतः दो देशों के जो इकोनॉमिस्ट या मिनिस्टर होते हैं वो लंबे, कई बार मल्टीपल राउंड ऑफ टॉक होती है, अपने अपने देश के आर्थिक हितों को देखते हैं और उसके बाद समझौता करते हैं। लेकिन यह बहुत जल्दी, तुलनात्मक रूप से बहुत जल्दी हुआ समझौता है। अब इस समझौते के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखें तो क्या इस समझौते की विशेषताएं हैं। तो भारत जिन भी क्षेत्रों, जो भी सामान और सेवा न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट करेगा उस पर 100% जो है वो टेरिफ फ्री होगा। वो कोई भी न्यूजीलैंड के द्वारा टेरिफ नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, बदले में भारत जो है वो इंपोर्ट करेगा, न्यूजीलैंड जो है वो भारत को एक्सपोर्ट करेगा, उनमें से 70% जो गुड्स होंगे, मतलब एक जो आयात किया जाने वाला सामान और उसके ऊपर कितना परसेंट टेरिफ या शुल्क भारत सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कोड है उसको बोलते हैं उसकी टेरिफ लाइन। तो न्यूजीलैंड से हमारे पास जो 70.03% प्रोडक्ट आएंगे उनकी टेरिफ लाइन जो है उसमें हमने न्यूजीलैंड को बाजार तक पहुंच या एक्सेस बाजार तक देने के लिए पेशकश की है, जबकि भारत के 29.97% जो है वो टेरिफ लाइन उनको अभी हमने न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं खोला है। मतलब कुल मिला के हमने जो न्यूजीलैंड के बाजार में पहुंच पाई है, इसके बदले में न्यूजीलैंड को भी तो अपने बाजार में पहुंच देनी होगी। और न्यूजीलैंड का जो प्रोडक्ट अपने यहां आएगा, जो प्रोडक्ट आएंगे उनमें से हमने जो प्रोडक्ट हाईलाइट किया उनमें से 70.03% जो है उनके लिए तो अपने को भाई आप हमारे यहां पर ये एक्सपोर्ट कर सकते हो, जबकि जो 29.97 है उसके लिए अपन ने क्या किया, नहीं, इस क्षेत्र में हम आपको इंपोर्ट करने की अपने यहां पर इंपोर्ट नहीं करेंगे हम उनको। अच्छा, जो ये 70.03% अपना मतलब प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं उसमें से 30% टेरिफ लाइन तो अभी से ही हमने शुल्क जो है वो खत्म कर दिए है। इस 70% को कितना माना जाए, 100%। इनमें से 30% चीजें जो आएंगी अपने यहां पर उनमें तो हमने जो वो शुल्क समाप्त कर दिए। फिर बाकी बची हुई जो चीजें हैं अगले 15 सालों में धीरे धीरे हम धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से हम उन पे टेरिफ कम करते चले जाएंगे और अल्टीमेटली कितने हो जाएंगे, 0 टेरिफ हो जाएंगे। आई बात समझ में? इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने कहा है कि अगले 15 सालों में हम आपके देश में 20 अरब डॉलर का निवेश करेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट करेंगे अलग अलग सेक्टर में, क्योंकि उनका सामान यहां पर आएगा तो वही वहां से रॉ मटेरियल भेज दें, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट यहां लगा दें, भारतीय कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दें, कोलोबरेशन कर ले, टाई अप कर ले। तो अगले 15 सालों में न्यूजीलैंड इंडिया में कितने अरब डॉलर का निवेश करने वाला है? 20 अरब डॉलर का निवेश करने वाला है। इस समझौते में भारत ने जो न्यूजीलैंड से सामान आएगा उसमें से जो नीचे जो अपन सेक्टर जिनकी बात करेंगे उनको एक्सक्लूड रखा। भाई ये वाले जो नीचे हम बताएंगे आपको, ये हम अपने देश के जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहां पर आपके देश के सामान इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम इन क्षेत्र को क्या करेंगे, एक्सक्लूड रखेंगे आपके उस इंपोर्ट लाइन से। वो क्या क्या है? डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि हम जानते हैं न्यूजीलैंड जो है वो वहां पर डेयरी इंडस्ट्री काफी अच्छी है, खासी है ना। वहां पर बड़े बड़े जो वो सीप फार्म है, भेड़ कृषि फार्म है, गाय वगैरह का खूब सारा पालन होता है और वो काफी सस्ते
दूध, दही, घी, चीज, योगर्ट वगैरह हमें भेज सकते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ पर किसान छोटे पशुपालक हैं और वो भी डेयरी इंडस्ट्री में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। तुम यहाँ पर मान लो कि हमें सस्ता दूध दे दो, 15 रुपए लीटर, 20 रुपए, 25 रुपए लीटर। हमारे किसानों की 1 लीटर दूध के हिसाब से लागत आ रही है अभी 50 रुपया। तो आपके सामने तो हमारे किसान कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे छोटे जो मजले और जो वल्नरेबल किसान है, हाशिए पर किसान है, उनकी फिर आजीविका का स्रोत नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमने ये किया। दूसरा, भेड़ खूब सारी पाली जाती है, तो भेड़ का मीट और वो पशु उत्पाद हमने जो है वो बैन किए हैं। भेड़, इसके अलावा सब्जी जैसे प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम आदि। फिर चीनी और कृत्रिम शहद अपने देश में यहाँ पर माइक्रोबियल फैट और तेल, इसको बैन करा है। हथियार, गोला बारूद, अपना सेक्टर अभी बन रहा है, इवोल्व हो रहा है, उसी को लोकल या डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट एंड डेवलपमेंट वाला जो अपना प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत नहीं मंगवाएंगे। अपन अपने देश में जो रत्न और आभूषण है, तो रॉ मटेरियल अफ्रीका से, अलग अलग देशों से आता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग वगैरह का जयपुर, सूरत में बड़ा काम है। तो उसके लिए अपन ने कहा नहीं, हम ये सेक्टर आपको ओपन नहीं करेंगे। तांबे और उससे बनी हुई वस्तुएं, एल्यूमिनियम और उसके प्रोडक्ट, इन सबको कहा कि इनके ऊपर हम आपको अपने मार्केट का एक्सेस नहीं देंगे, इस समझौते में शामिल नहीं होंगे। अगर आप भेजते हो तो फिर वो टैरिफ वगैरह हम जो रेगुलर दूसरों पे लगाते हैं वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में भारत को एफटीए से क्या लाभ होगा? सबसे पहले तो भारत न्यूजीलैंड के बाजार में जो अपना सामान भेजेगा उसमें 100% ड्यूटी फ्री है, मतलब उसके ऊपर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, इससे जो है वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट अपने, जिसमें अपन गाड़ियां, मोटरसाइकिल वगैरह या फिर मशीनरी बनाते हैं, उन सब का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अपना एक नया मार्केट अपने को मिल गया। अपना जो प्राइस होगा इनका न्यूजीलैंड में कॉम्पिटिटिवनेस में आएगा, एक्स्ट्रा अपने महंगे नहीं होंगे। अगर भाई न्यूजीलैंड टैक्स नहीं लगाएगा तो अपना प्रोडक्ट सस्ता होगा न्यूजीलैंड के बाजारों में, और न्यूजीलैंड के बाजारों में सस्ता होगा तो ज्यादा बिकेगा। ज्यादा बिकेगा तो अपने देश में ज्यादा इंडस्ट्री, रोजगार, सब चीजें ज्यादा पैदा होंगी। इसी प्रकार दवाओं के मामले में, खासकर जेनरिक ड्रग्स के मामले में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर वैसे ही है दुनिया में। और भारत में जो है वो गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश, अनेक जगहों पर साउथ इंडिया में खूब सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां लगी हुई है, और हम ऑलरेडी अफ्रीका, अमेरिका, उन सबको ड्रग्स भेजते हैं। तो एक नया मार्केट और अपने को मिल गया। फिर जो वो कृषि उत्पाद, जिसमें अपने फल, सब्जी, कॉफी, मसाले वगैरह न्यूजीलैंड की मार्केट में ज्यादा पहुंचेंगे। चमड़ा और वस्त्र उद्योग, अपने कानपुर, आगरा और खूब सारे देश में अलग अलग जगह रीजनल सेंटर हैं जहां पर लेदर की प्रोसेसिंग की जाती है, फिर उससे चमड़े के बेल्ट, जूते या फिर पर्स या फिर खूब सारे चीजें बनाई जाती है उन प्रोडक्ट के लिए। और साथ में वस्त्र और इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग जो टेक्सटाइल से रिलेटेड या और एक जेनरिक नाम हो जाता है। और ये जो क्लॉथ इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, यहां पर लोगों को रोजगार बहुत सारा मिलता है, और इनका एक्सपोर्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा, मतलब इंडिया में रोजगार उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अब इधर अपने एक बॉक्स बनाया, एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में हुआ एक ऐसा समझौता जो एक दूसरे के देश में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर टेरिफ और ट्रेड को लगातार इजी करके और बहुत ही सुविधाजनक बना देते हैं, सुगम बना देते हैं, जिससे एक दूसरे देशों में उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ जाता है। साथ में टेरिफ क्या चीज है? टेरिफ, मान लो कि हमने न्यूजीलैंड से कोई सामान मंगाया, उस सामान के ऊपर भारत सरकार कितना टैक्स ले रही है उसका क्या नाम होगा? टेरिफ, है ना। तो वो टेरिफ जो है, ये टेरिफ जितना कम होगा न्यूजीलैंड का प्रोडक्ट इंडिया में उतना ही सस्ता बिकेगा, और जितना टेरिफ ज्यादा होगा न्यूजीलैंड का सामान इंडिया में उतना ही वाइस वर्सा। ये बात मतलब न्यूजीलैंड अपने इंडियन सामान पे जितना कम टेरिफ लगाएगा, भारत का सामान उतना ही सस्ता होगा, मार्केट में उतना ही आसानी से कस्टमर तक पहुंचेगा, सस्ता तो ज्यादा बिकेगा। और जो वो न्यूजीलैंड जितना ज्यादा टैरिफ लगाएगा तो अपना सामान वहां के लोकल मार्केट के सामान की तुलना में महंगा बिकेगा, तो मार्केट में कम बिकेगा अपना। तो टेरिफ, अच्छा पिछले दिनों ट्रंप टेरिफ, ये खूब सारा विवाद भी रहा। तो टेरिफ का मतलब कोई भी देश दूसरे देश से जो इंपोर्ट सामान होता है उस पर कितना टैक्स लगा रहा है उसको टेरिफ बोलते हैं। टेरिफ लाइन क्या है? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे कि हम मोबाइल मंगवा रहे हैं अमेरिका से, और उस मोबाइल की कीमत कितनी है? 10,000 रुपया, और भारत सरकार उसके ऊपर जो वो एक कोडिंग कर रखी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट मोबाइल के लिए, और उस पर 20% टेरिफ लगाया, तो भारत के बाजार में वो कितने का बिकेगा? 12,000 का, क्योंकि 10,000 का 20% कितना होता है? 12,000। तो वो टेरिफ लाइन होते हैं एक पर्टिकुलर कोड के प्रति, जो अपनी कस्टम वाले जो होते हैं उनके पास प्रत्येक प्रोडक्ट के प्रति एक स्पेशल कोड होता है, और उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा उसकी सारी जानकारी होती है, उसको बोलते हैं टेरिफ लाइन।
और वो टेरिफ लाइन जो है वो टेरिफ के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना कम होगा, और उसी आधार पर जो है वो दूसरे देश के प्रोडक्ट किस देश में किस भाव पर बिकेंगे ये तय होता है। उसके बाद में अपने देश में इस एफटीए के कारण जो साथ साथ में और फायदे होंगे, वो क्या फायदे होंगे? अपने दुनिया भर में स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं और वो अच्छी यूनिवर्सिटी की तलाश में वहीं पर पढ़ के और फिर वहीं पर ही नागरिकता लेकर के और जॉब करने की ट्राई करते हैं, जैसे अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग देशों में जाते हैं। तो न्यूजीलैंड और भारत के बीच में एफटीए हुआ तो उससे क्या होगा, अपने यहाँ के स्टूडेंट जो स्टडी करने जाएंगे उनको ज्यादा आसानी हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। इस पे भी साइन किए हैं। अब साथ में क्या किया कि जब पढ़ाई करते हैं, विदेशों में रहना महंगा पड़ता है क्योंकि डॉलर टू रुपी एक्सचेंज करवाते हैं, तो ओवरऑल वहां पर मान लो कि $2000 का खर्चा आ रहा है, लेकिन अपने इंडिया के हिसाब से 80,000 रुपए एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। तो जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, लेकिन पार्ट टाइम जॉब का वहां पर लिमिटेड एवेन्यू होता है, क्योंकि वहां की सरकार लीगल तरीके से अगर कोई अपनी पढ़ाई के साथ में मान लो कि 6 घंटे पढ़ाई की और 12 घंटे काम किया तो बच्चा तो थक जाएगा, 12 घंटे काम करके पढ़ेगा कब? तो हर वीक के फिक्स आवर कर देते हैं कि भाई एक पढ़ने वाला बच्चा एक हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकता है, 40 घंटे काम कर सकता है, इससे ज्यादा उसको अलाउ नहीं होगा काम करने का। तो न्यूजीलैंड ने कितना अलाउ किया है? 20 घंटे। पढ़ाई के दौरान 20 घंटे काम कर सकते हैं। फिर स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इससे अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएट किया है तो 3 साल तक वहां काम करने की अपॉर्चुनिटी होगी। मास्टर्स यानी कि मास्टर डिग्री की है तो फिर अगला 3 साल भी उसको अलाउ वहां पर किया जाएगा काम करने के लिए। किसी ने पीएचडी किया है तो पीएचडी के बाद में उसको 4 साल वहां पर रहने की अनुमति होगी, काम करने की अनुमति होगी, ताकि उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो अपना रिकवर कर सके वहां पर। अगर इस दौरान उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है और वो किसी कंपनी को अच्छा लगता है तो फिर उसका वर्किंग वीजा एक्सटेंड हो जाता है और वो फिर वहां पर धीरे धीरे रेजिडेंसी यानी कि वहां की नागरिकता और वो सब ले लेता है। साथ में जो भारत के अंदर ट्रेंड जो एक तरीके से प्रोफेशनल्स हैं जो अपने क्षेत्र विशेष में महारत रखते हैं, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के 5000 जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स होंगे उनको 1 साल का वीजा दिया जाएगा न्यूजीलैंड के द्वारा। जैसे किन किन फील्ड में, जैसे योगा का ट्रेनर है, जैसे आयुष अपनी यहाँ की लोकल पद्धति है, सिद्ध होम्योपैथी और वो सब, वो ऐसा कोई डॉक्टर है, या फिर खाना बनाना जानता है, इंडिया का सेफ है, या मान लो म्यूजिक का टीचर है, या आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर वगैरह जानता है, इंजीनियरिंग से संबंधित है, स्वास्थ्य सेवा कोई नर्स है, डॉक्टर है, या फिर और कोई मिडवाइफरी वगैरह का कोर्स जिसने कर रखा है, काम कर रहा है, एजुकेशन कोई मास्टर है या फिर और कोई है ऐसा, और साथ में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जिसकी कोई महारत हासिल है, सिविल इंजीनियरिंग वगैरह। तो ऐसे वाले ये जो क्षेत्र हैं जैसे आयुष, योगा ट्रेनर, शिक्षक या फिर आईटी प्रोफेशनल, इन सबको हमें न्यूजीलैंड में 1 साल के दौरान कितने वीजा देगा? वो 5000 वीजा वो अलाउ करेगा। साथ में मान लो कि वर्किंग वीजा, हॉलीडे वीजा, आप जैसा कोई युवा है और उसका शौक है दुनिया के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करना, और वो मान लो न्यूजीलैंड जाना चाहता है, न्यूजीलैंड जाना तो चाहता है लेकिन न्यूजीलैंड जाके रहे कैसे, पैसे कहां से आए? तो न्यूजीलैंड ने वर्किंग हॉलीडे वीजा दिया है। कभी अधिकतम कोई भी भारत का युवा 1 साल तक जाकर न्यूजीलैंड में रह सकता है। अब रहेगा तो उसका कॉस्ट आएगा, पैसा लगेगा, रूम रेंट भी लगेगा, खाना भी खाएगा, कपड़े जूते भी पहनेगा और सब भी घूमेगा फिरेगा, किराया देना पड़ेगा, वो सब चीजें। तो यहां पर कहा कि भारत के 1000 जो यूथ है लगभग 30 साल तक के, 18 से 30 साल के, वो 1 साल तक न्यूजीलैंड में रह सकते हैं। अच्छा, उस दौरान अपने बीच में देश में आना पड़े तो वापस भी आ सकते हैं, मल्टीपल वीजा एंट्री वहां पर होगी, और इस 1 साल के दौरान वो आ जा सकते हैं। प्लस वहां पर रहने के लिए उनको जो लिविंग कॉस्ट चाहिए उसके लिए वो काम कर सकते हैं, वहां पर पार्ट टाइम जॉब करें, बाद में घूमते रहे, हफ्ते में 3 दिन काम कर ले, 5 दिन काम कर ले और बाकी 2 दिन घूमने का शौक पूरा कर ले। तो इसको बोलते हैं क्या? वर्किंग हॉलीडे वीजा। कितने भारतीय युवाओं को मिलेगा? 1000। कितने महीने तक रह सकते हैं वो? 12 महीने, 1 साल तक, और वो बीच बीच में अपने देश में भी आके वापस जा सकते हैं। ये भी एक सुविधा हुई है अपने। अच्छा, उसके बाद में हम बात करें तो सेवाओं के क्षेत्र में अगर देखें तो न्यूजीलैंड ने अब तक किसी भी देश के साथ या फिर भारत के किसी भी देश के साथ में डील की है, उनमें से 139 जो क्षेत्र है अलग अलग चीजों के, वस्तुओं के प्रोडक्शन के, उनमें जो है वो सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र, मोस्ट फेवर्ड नेशन, आपको इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है। मान लो कि WTO के मेंबर कंट्री है,
और डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्री के दो के बीच में किसी प्रोडक्ट को, जैसे मोबाइल, लैपटॉप को आदि को, जैसे भारत और यूके के बीच में एक समझौता हुआ जिसके तहत भारत जो है वो यूके से मान लो कि मोबाइल या लैपटॉप मंगाएगा और उस दौरान उनको टेरिफ या फिर जो भी सुविधाएं आपस में व्यापार की जो की गई है उसमें बिल्कुल ही एक तरीके से हार्डशिप या टेरिफ या कोई भी और टैक्स है वो बिल्कुल हटा दें और एक दूसरे को सुविधा दें, तो वो व्यापार में की गई सुविधा जो है वो दो देशों के बीच में हुई, वो कहलाता है उसका मोस्ट फेवर्ड नेशन। लेकिन डब्ल्यूटीओ के बाकी सदस्य देशों को वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा अपने आप मिल जाता है। थोड़ा सा जटिल कंसेप्ट है। दो देशों के बीच में व्यापार एग्रीमेंट हुआ, एक देश ने दूसरे देश को व्यापार करने में सुविधा दी, इसका मतलब वो उसका क्या दर्जा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन, उसको वो पसंद करता है देश। अब वो का वो दर्जा जो एक देश के द्वारा दूसरे को दिया गया है व्यापार के लिए, बाकी डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों को अपने आप ही मिल जाता है। इससे का उद्देश्य क्या है? डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य पूरी दुनिया में व्यापार सुगमता या बिजनेस जो है या ट्रेड जो है उसको आसान बनाना। लेकिन हाँ, किसी देश को ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे इंडिया को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है उसको मैं कोई भी व्यापारिक रियायत नहीं देना चाहता, तो भारत डब्ल्यूटीओ में कह के उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे से बाहर करवा सकता है, बाकी सबके साथ में हो सकता है ना। तो भारत जो है वो 139 क्षेत्र, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 139 क्षेत्रों में और 118 जो है वो सर्विस सेक्टर में, जिसमें कॉल सेंटर या मेडिकल या टीचिंग या बैंकिंग, जिस भी सेवाओं में 118 सेवाओं के क्षेत्र में मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो दर्जा दूसरे देशों के साथ न्यूजीलैंड ने दे रखा था, वो एक्सेस अब इंडिया को भी प्राप्त हुआ। अच्छा, भारत के अंदर जो अपनी परंपरागत चिकित्सा जो है, सिद्ध यूनानी और वो सब योगा वगैरह, वो काफी अच्छी लेवल पर है। तो न्यूजीलैंड के साथ भारत का योगा और दूसरी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आसान बनाने के लिए एक वहां के नागरिक भी अपने यहां आके या फिर अपने यहां के पेशेवर वहां जाके अपनी सेवाएं उनको उपलब्ध करवा पाए, एक आसान और जो है वो सरल इसका साइन उन्होंने किया है। दूसरा, मेडिकल से संबंधित जो बातें हैं उन सब के अंदर भी आसानी हुई है। भारत और जो है वो स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में विश्व का सेंटर बने, भारत के लोगों को ज्यादा रोजगार, सिर्फ भारत के लोगों को ही उन पेशेवर की सेवा न मिलके पूरी दुनिया के सिटीजन्स को एक तरफ तो हेल्थ की सेवा मिले अच्छी, ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, और साथ में भारत को अच्छा खासा पैसा मिले। तो इससे संबंधित ये बातें की गई है। तो हम उसको लास्ट इसका कृषि क्षेत्र में क्या योगदान और वो सब, तो न्यूजीलैंड के अंदर कीवी फ्रूट बहुत सारा होता है, सेब खूब सारा होता है, और भी वहां पर शहद वगैरह, मधुमक्खी पालन खूब सारी की जाती है। तो यहां पर उनकी टेक्नोलॉजी जो है किस तरीके से उन्नत बनाया जाए, तो उसके साथ में अपने यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अपने वाले नॉलेज के तो वहां और वहां वाले दोनों देशों के साझा, जिसमें पेशेवर अपने वाले वहां के लोगों को प्रशिक्षण दे, वहां वाले पेशेवर अपने यहाँ के किसानों को या पशुपालकों को या और ज्यादा यहां पर कोई भी इन सेक्टर में एग्रीकल्चर में या एनिमल हस्बेंड्री में या बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, उन सब में करे, तो उसको एडवांस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की बात हुई है। साथ में वहां पर जो कीवी के अच्छे प्लांट है बेहतर, उनके ग्राफ्ट वगैरह अच्छे बनाए जाएं, और साथ में जो पूरी कृषि में शुरुआत से लेकर के और मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचे, उस दौरान सप्लाई चेन में जो जो चीजें हैं, टेक्निकल लेवल पर जो जो चीजें हैं, उन दोनों में आपस में मदद करे। तो दोनों देशों के बीच में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में अच्छा खासा सहयोग। साथ में एक और है कि किसी भी देश के द्वारा दूसरे देश को जो प्रोडक्ट भेजा जाता है उसकी ग्रेडिंग क्या है, क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी और ग्रेडिंग के आधार पर उसका मार्केट में वैल्यू तय होता है। तो दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रोडक्ट के लिए जो प्रमाणन या पंजीकरण या जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है, उस प्रक्रिया पर भी आपस में सहमति बनाई। फॉर एग्जांपल, न्यूजीलैंड से कीवी इंडिया आएगा, कीवी फ्रूट, तो कीवी फ्रूट की ग्रेडिंग कैसी होगी, वो 100 रुपए वाली ग्रेडिंग का है, 50 रुपए वाली है, 25 रुपए वाली है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितने वाली है, वो दोनों ने मिलकर के साथ में तय करने का फैसला लिया है। अच्छा, उसके साथ में भारत ने अभी जैसे न्यूजीलैंड के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, पिछले 5 सालों में 6 ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने किए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपके इकोनॉमी के बेसिक पोर्शन के लिए हो सकती है। उन देशों में कौन कौन है? इंडिया ओमान के बीच में, इंडिया ब्रिटेन के बीच में, और इंडिया के साथ में जो उधर वाले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और नॉर्वे, आइसलैंड, नॉर्वे जो है उसमें, सॉरी स्कैंडिनेवियन सारे नहीं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइलैंड और लिंकेनस्टीन,
इनके साथ में हुआ है, साथ में यूएई और भारत का हुआ है, और साथ में भारत और ऑस्ट्रेलिया का हो चुका है। तो ये कुछ पिछले सालों में, 5 सालों में भारत के 6 एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। अब इकोनॉमी में आपको पढ़ाया जाता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलग अलग टाइप हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वाला है, कईयों में जो वो ट्रेड एग्रीमेंट है सीईटी, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप और ट्रेड में अंतर होता है, ये थोड़ा सा बेसिक इकोनॉमी में आपको समझाया जाता है, तो उसको आप वहां पर बेसिक इकोनॉमी से कनेक्ट करके देखें। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 समझौते 5 सालों में हुए हैं। उसके बाद में हम लास्ट में कि भारत और न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय व्यापार संबंध की अगर थोड़ा सा ओवरव्यू देखें, तो ओशनिया क्षेत्र या ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में न्यूजीलैंड दूसरा बड़ा बिजनेस पार्टनर बन गया है इंडिया का। पहले नंबर पर कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। 2 नंबर पे न्यूजीलैंड आ गया है। ओशनिया एक बड़ा द्वीप, जैसे अपन ने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कहा, जिसमें माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे हजारों जो वो छोटे मोटे देश है। अगर डायोस्पोरा की बात करें तो भारत के मूल के या एनआरआई लगभग 3 लाख लोग न्यूजीलैंड में रहते हैं, और ये लोग वहां पर रहते हैं तो भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड भी करते हैं, तो इससे न्यूजीलैंड को भी फायदा है और भारत का भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब कल्चरल एक्सचेंज होता है तो वहां के लोग भी इंडियन चीजों को ट्राई करते हैं, इंडियन कपड़े, इंडियन जूते, इंडियन खाना, तो फिर और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो डायस्पोरा और एनआरआई जो है वो किसी भी देश के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम करते हैं और उस देश की वस्तुओं का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करते हैं। तो बस ये सारा इससे रिलेटेड बातें हैं। हम इसको सम अप कर दे सारी बात को, तो अभी 22 दिसंबर को कौन से देश के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ? अच्छा, भारत और जो है वो इसके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया के जो प्रोडक्ट वहां भेजे जाएंगे उन पे कितना टैरिफ है? 100% ऑफ है, 0 है। अच्छा, न्यूजीलैंड से इंडिया में जो प्रोडक्ट आएंगे उसकी कितनी टैरिफ लाइन पर? अभी हमने 70% को इजी किया है और 29 पॉइंट कुछ परसेंट को हमने रेस्ट्रिक्ट बाहर रखा है। तो जो 70% के लिए हमने खोला है मार्केट, उनमें से 30% तो इमीडिएटली अभी, बाकी धीरे धीरे टाइम के साथ में। न्यूजीलैंड ने कितने अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट का वादा किया? अगले 15 सालों में 20 अरब डॉलर का वादा किया है। इससे भारत के कौन से सेक्टर का एक्सपोर्ट बाहर बढ़ेगा? एक तो अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, साथ में अपना जो है वो चमड़ा, लेदर, ये और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह। साथ में जिन न्यूजीलैंड वाले प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर रखा गया है उनमें मैक्सिमम कौन है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, साथ में डेयरी वाले प्रोडक्ट, साथ में जो हीरा और रतन वाले हैं वो वाले प्रोडक्ट, और साथ में तांबा एल्यूमिनियम के बने हुए कुछ प्रोडक्ट हमने इससे बाहर रखे हैं। अच्छा, उसके बाद में जो इंडिया से पेशेवर जाएंगे बच्चे बाहर पढ़ने, उन बच्चों को वहां पर वर्किंग वीजा के रूप में 20 घंटे पर आवर जो स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में पढ़ाई करते हैं, उनमें से जो ग्रेजुएट करेंगे उसको कितने साल रहने की अनुमति मिलेगी? पोस्ट ग्रेजुएट को कितने साल रहने की अनुमति, और पीएचडी करेगा उसको 4 साल की। साथ में जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल है, आयुष का ट्रेनर, योगा ट्रेनर या एजुकेटर या फिर इंजीनियर, उसके कितने वीजा रिलीज करेगा 1 साल में? 5000। वर्किंग हॉलीडे वीजा या हॉलीडे वर्किंग वीजा 1000। ये ऐसे युवा वहां पर जा सकते हैं। और साथ में अब हमने लास्ट में इसकी बात की कि ये वाला एनआरआई 3 लाख के आसपास रहते हैं, जो वहां की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 5% हिस्सा है। अब मुझे इसका एक सवाल सोल्व करके आप बता दो। कितने ऑप्शन सही है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसको जो है वो सोल्व करें। अब मुख्य परीक्षा का सवाल क्या बनता है इस पे? लिख लो ये सवाल और इसको लिखें, चेक करवाएं।
ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।